हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। क्लास 11th रेस्पिरेशन चैप्टर नंबर 14। देखिए, ये जो चैप्टर है स्पेशली रेस्पिरेशन, इसमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। बच्चे कहते हैं मैडम याद नहीं हो रहा है, केमिस्ट्री चल रही है, ट्रिक बनाकर याद करते हैं बच्चे। लाइक ग्लूकोज से कोई ट्रिक बना दी, फ्रक्टोज से कोई ट्रिक बना दी। तो बच्चों, अगर आपको केवल और केवल 11th पास करना है तो बिल्कुल ट्रिक बना के रट लो, बिल्कुल मना नहीं करेंगे हम। लेकिन अगर आपको नीट का एग्ज़ाम, एम्स का एग्ज़ाम और आगे आने वाले अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करने हैं तो आप ट्रिक बनाकर याद मत करिए, आप उसकी हर एक स्टेप को आप उसकी हर एक स्टेप को समझिए। अगर आप इस वीडियो में हम आपको ग्लाइकोलाइसिस की हर एक स्टेप को इस तरह से समझाएंगे कि आपको कभी किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे। बस हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखो, एक एक स्टेप को। पहली बार समझने में थोड़ा सा तुमको टाइम लगेगा, बट एक बार समझ गए ना, उसके बाद कभी भूलोगे नहीं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस इससे पहले आप हमारी पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें हमने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसको जरूर देख लेना। चलो तो स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले तो बायोलॉजी में एक ही चीज़ देखते हैं, हम नाम से उसका मतलब निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस का देखते हैं। देखिए, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर। क्या मतलब होता है इसका? शुगर। ओके, तो यहाँ हमने क्या ले लिया है? ग्लूकोज ले लिया है। कौन सी शुगर ले ली हमने यहाँ पर? ग्लूकोज। ओके, यहाँ तक क्लियर? चलिए, उसके बाद है लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन, टूट फूट। तो यहाँ किसकी टूट फूट हो रही है? ग्लूकोज की। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है कि यहाँ पर शुगर का यानी कि ग्लूकोज का टूटना फूटना चलेगा। इस पूरी रिएक्शन में ग्लूकोज का टूटना फूटना चलेगा। तो चलिए देखते हैं कि ग्लूकोज टूटकर बनाएगा क्या। कोई चीज़ टूटती है तो किसी ना किसी चीज़ में तो कन्वर्ट होती है ना, तो उसी तरह से ग्लूकोज क्या चीज़ बनाएगा टूटकर? तो याद रखो, पायरुविक एसिड। ग्लूकोज क्या बनाएगा यहाँ पर? ग्लूकोज, इसका क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा ग्लाइकोलाइसिस में, और क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड। ओके, अब इतनी आसानी से नहीं हो जाता कि ग्लूकोज आया, टूटा, पायरुविक एसिड बन गया ना। स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा टूटेगा, फिर कुछ बनेगा, फिर थोड़ा सा, फिर कुछ बनेगा, फाइनली लास्ट में जाके आपका पायरुविक एसिड बन जाएगा। ओके, ये तो रही यहाँ तक की बात। अब बात करते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस होती किस किस में है। एलिफेंट में होती है, रैबिट में होती है, प्लांट्स में होती है, ह्यूमंस में होती है, या फिर मतलब किस में होती है ग्लाइकोलाइसिस? बैक्टीरिया में होती है कि नहीं होती? ईस्ट में होती है कि नहीं होती? तो बच्चों इसको मैं एक शुद्ध भाषा में अगर आपसे कहूँ तो ये बड़ी सस्ती प्रोसेस है, इसे सब अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो भी इस अर्थ पर लिविंग है उन सब के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होती है। ओके बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, यानी कि जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती उनके अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस होती है। बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे हम लोग, हम वहीं रह सकते हैं जहाँ ऑक्सीजन होती है, हमारे अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस होती है। ओके, बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जैसे कि हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो हमारे अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस होती है। बहुत से ऐसे होते हैं जो बेचारे माइटोकॉन्ड्रिया को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो उनके अंदर भी ग्लाइकोलाइसिस होती है। यानी कि अगर कोई लिविंग है, रेस्पिरेशन कर रहा है, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो होगी ही होगी। इस बात को छाप लो अपने दिमाग में। ओके, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, एनर्जी सोर्स, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, फर्मेंटेशन, ये इन सब के लिए सेलेक्टेड कैटेगरी बन गई है, वो हम आपको आगे बताएंगे, बट ग्लाइकोलाइसिस सबके अंदर होगी। ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं इसमें। चलिए, तो नोट कर लीजिए फटाफट कि ग्लाइकोलाइसिस सारे ऑर्गेनिज्म में होती है। ओके, ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी,
चलिए ये भी हमने बता दिया, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके, अब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो होती कहाँ है भाई? सेल पढ़ा है आपने, सेल के अंदर कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं। एक बड़ा सा समुद्र पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद न्यूक्लियस भी आपने पढ़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया भी आपने पढ़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म भी पढ़ा हुआ है, गोल्जी बॉडी भी पढ़ी है, कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स आपने पढ़े हुए हैं। इन सब के अंदर, इन सब में से ग्लाइकोलाइसिस कौन सी जगह पर होती है, कौन से कोने में होती है? तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस होती है एक बड़ा सा समुद्र जो आपकी सेल के अंदर है, और उसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसे? साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। डन, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, सारे ऑर्गेनिज्म में होती है। अब स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेप्स। उसके बाद लास्ट में हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितनी एनर्जी बनी। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस हो किस लिए रही है? एनर्जी के लिए हो रही है ना, आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, जो भी आप खा रहे हो उससे आपको एनर्जी चाहिए, तो ग्लाइकोलाइसिस उसी चीज़ के लिए हो रही है। वो किस लिए? कि आपके अंदर एनर्जी बने। एनर्जी मतलब आपकी बॉडी की एनर्जी मतलब एटीपी। आपकी बॉडी की एनर्जी मतलब एटीपी। ग्लाइकोलाइसिस के कराने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको एटीपी चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, आपकी बॉडी की जो एनर्जी करेंसी है ना वो एटीपी है। देखो मैं इसको किस तरह से समझा सकती हूँ, वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। आप बाजार में कभी भी कुछ भी लेने जाते हो तो आपको उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। आप शॉप वाले को पैसे दोगे तब वो आपको कुछ देगा। ठीक है, बाहर भी किसी से कुछ काम करवाना है तो आप उसको पैसे दोगे तब वो काम करेगा। ऐसा ही बेटा अपनी सेल में होता है, अपनी बॉडी में होता है। ठीक है, आपको अपनी बॉडी के अंदर कोई भी काम कराना है, आपको उसको एटीपी देनी पड़ेगी तब वो काम करेगा। ठीक है, आपको कहीं सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह भी जाना है ना तो उसको एटीपी देनी पड़ेगी तब वो जाने देगा। तो यानी कि आपकी बॉडी का पैसा एटीपी हुआ ना। ठीक है, और ये पैसा बनेगा अभी ग्लाइकोलाइसिस में। अब कैसे बनेगा ये देखना। ठीक है, तो आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी यानी कि करेंसी यानी पैसा वो है एटीपी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी बनती है और कितनी बनती है। पहले समझा दें फिर काउंट करेंगे कि कितनी बनती है। चलिए, तो स्टार्टिंग कहाँ से करें भाई ग्लाइकोलाइसिस की? कहाँ से स्टार्टिंग करनी है? ग्लूकोज से। बताया था ना इसमें ग्लूकोज किस में चेंज होता है? पायरुविक एसिड में। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है हमें ग्लूकोज से। लंबी प्रोसेस है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ बनाऊंगी और थोड़ा सा यहाँ बनाऊंगी। चलिए, तो ये है हमारा ग्लूकोज। ओके, यहाँ से हमने स्टार्टिंग कर दी। अब आप ये बताइए कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? सारे बच्चे जानते हैं ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बन। ओके, 6 कार्बन शुगर होती है ग्लूकोज। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि ये जो ग्लूकोज है, राइट, इस ग्लूकोज को हम थोड़ी सी एनर्जी दे देंगे। क्या दे देंगे? एनर्जी। कौन सी वाली एनर्जी? एटीपी। यहाँ हम इस ग्लूकोज को दे देंगे एटीपी। ओके, और एटीपी से हम यहाँ बना लेंगे एडीपी। अब देखो ये एटीपी एडीपी का कॉन्सेप्ट समझो फटाफट से। ठीक है, क्योंकि रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस सब में आगे यही यूज़ होना है, तो समझो। देखो एटीपी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन। टी मतलब ट्राई, पी मतलब फॉस्फेट। ठीक है, ट्राई मतलब 3 होते हैं ना, तो इसमें तो 3 फॉस्फेट है। ओके, अच्छा, और अगर और एडीपी, राइट, ये एडिनोसिन। डी मतलब डाई मतलब 2, और पी मतलब फॉस्फेट। एटीपी में तो 3 फॉस्फेट होते हैं बच्चों, एडीपी में 2 फॉस्फेट होते हैं। ये चीज़ याद रखना। और क्या होता है रिएक्शंस में, ये दोनों कन्वर्ट होती रहती है। एडीपी से एटीपी बनता रहता है, एटीपी से एडीपी बनता रहता है फोटोसिंथेसिस में भी। तो इसलिए इसे समझ लो आप कि एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं और एडीपी में 2 फॉस्फेट होते हैं, राइट। अगर आपको एटीपी को तोड़ना है एडीपी में, तो कैसे तोड़ोगे भाई? 3 फॉस्फेट का 2 फॉस्फेट तो ये हो गया, राइट, एक बचा। 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट तो हो गया, एक बचा ना, तो उसको ऐसे करके लिख देते हैं हम ऐसे, 1 फॉस्फेट। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 1 फॉस्फेट, राइट। तो 1 फॉस्फेट ये हो गया, ठीक है, और 2 फॉस्फेट ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट। और अगर आपको एडीपी को एटीपी में तोड़ना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक फॉस्फेट इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 और 1 3 हो गए और फिर आप एटीपी में तोड़ सकते हो। तो ये एटीपी का कॉन्सेप्ट है, राइट। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि ग्लूकोज से हम आगे कुछ बनाएंगे यहाँ पर, और एटीपी से एडीपी बनाएंगे हम। तो अब बच्चों देखो, एटीपी में कितने फॉस्फेट हैं, 3 फॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट। इसको एडीपी 2 फॉस्फेट में हमने तोड़ दिया, तो 3 में से 2 गए तो कितने फॉस्फेट बचे, 1 फॉस्फेट बचा। ट्राईफॉस्फेट 3 फॉस्फेट, डाईफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट। तो यहाँ 3 फॉस्फेट है, यहाँ 2 फॉस्फेट है। 3 फॉस्फेट वाला 2 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने फॉस्फेट बचे, 1 फॉस्फेट बचे ना। ओके, तो ये 1 फॉस्फेट जो बचेगा तुम्हारा, ठीक है, उस फॉस्फेट को तुम यहाँ ग्लूकोज को दे दो, राइट। तो ये जो 1 फॉस्फेट बचेगा उसको यहाँ ग्लूकोज को दे दो, और यहाँ हम बना लेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब समझो, बहुत से बच्चे समझते हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब है यहाँ तो 6 फॉस्फेट है। नहीं, ये फॉस्फेट एक ही है, और ये वही फॉस्फेट है बच्चा जो एटीपी से आया है। वही फॉस्फेट है ये जो एटीपी से आया है। ग्लूकोज तो पहले से ही था, नया क्या आया है, फॉस्फेट आया है एटीपी से, ठीक है। 6 का मतलब है कि ये जो फॉस्फेट है ना, ये 6 नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है। ये जो फॉस्फेट है ये कौन से नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 6 नंबर के, 6ठे नंबर के कार्बन पर ये फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको 6 फॉस्फेट लिखते हैं। ओके, आगे बढ़े हम इसमें। चलिए, अब क्या होगा यहाँ पर कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब क्यों कन्वर्ट किया हमने इसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, भाई इसमें क्या बुराई थी। ओके, इसमें क्या बुराई थी जो आपने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में ऐसे कन्वर्ट किया। तो बच्चों देखो, क्या होता है कि अभी हमें और फॉस्फेट जोड़ने हैं इसके साथ, ठीक है। लेकिन ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये ग्लूकोज जो है इसके पास केवल और केवल एक ही थाली है जिसमें तुम रोटी रख सकते हो, ठीक है। हमें और रोटियां रखनी हैं तो हमें एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसके पास ऐसी शुगर चाहिए जिसके पास एक और थाली हो, ठीक है। ये तो ऐसे करके खड़ा हुआ है बस, है ना, ठीक है। हमें एक ऐसा चाहिए जो ऐसे करके खड़ा हुआ हो, जिसके पास 2-2 थालियां हो, तो 2-2 रोटी उसमें हम परोस सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका ग्लूकोज का एक जनरल डायग्राम, CH2OH, राइट। तो इसमें क्या है, आपने यहाँ पर एक फॉस्फेट जोड़ दिया, ठीक है, इस जगह पर आपने एक फॉस्फेट जोड़ दिया। अब दूसरी कहीं फॉस्फेट जोड़ने की जगह ही नहीं है, ये ग्लूकोज का डायग्राम है, ठीक है। जनरल बता रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। एक बार समझ लो, कभी नहीं भूलोगे, फिर ग्लाइकोलाइसिस बिल्कुल नहीं भूलोगे, और इतना अच्छे से समझ लोगे कि एम्स का कोई भी क्वेश्चन छोड़ नहीं पाओगे। चलो, तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक फॉस्फेट आपने जोड़ दिया। अब इसके पास जगह ही नहीं है, दूसरा फॉस्फेट कहाँ से जोड़ा है। तो एक ऐसा मैं आपको शुगर बताती हूँ जिसके पास आप 2-2 फॉस्फेट जोड़ सकते हैं। ये देखो 2-2 थाली लेके खड़ा है, ठीक है, 2-2 थाली लेके खड़ा है ये, राइट। एक फॉस्फेट आप यहाँ जोड़ दो और एक फॉस्फेट आप यहाँ जोड़ दो, समझ में आ रहा है। इसके पास 2-2 फॉस्फेट जोड़ सकते हैं, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। और ये क्या है, नाम क्या है इसका, फ्रक्टोज, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इस ग्लूकोज को छोड़ो, इस ग्लूकोज को फ्रक्टोज में चेंज कर दो, ठीक है, ताकि 2-2 थालियां हो जाएं, 2-2 जोड़ सकें हम, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा यहाँ बनेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। कुछ नहीं, सिर्फ ग्लूकोज से फ्रक्टोज में चेंज हुआ है, राइट। अब क्योंकि एक थाली तो चलो घिर गई, 6 नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, अभी एक थाली तो इसकी घिर गई फ्रक्टोज की, राइट। अब हमें क्या करना है, इसकी दूसरी थाली घेर देते हैं, ठीक है। उसके लिए इसको फिर से हमें फॉस्फेट देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर दोबारा से यही वाली रिएक्शन करेंगे, एटीपी से एडीपी बनाएंगे, राइट। एटीपी से एडीपी बनाया, 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट बनाए, 1 फॉस्फेट कहाँ गया, 3 में से 2 गए तो 1 बचा ना, 3 में से 2 गए तो 1 बचा ना, तो वो 1 फॉस्फेट कहाँ गया, दे दो इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को 1 फॉस्फेट दे दो। तो इधर 6 फॉस्फेट वाली पोजीशन पे, ठीक है, 1 फॉस्फेट यहाँ दे दो इसको, राइट। तो 2-2 फॉस्फेट हो गए, इस फ्रक्टोज के पास 2-2 फॉस्फेट हो गए बच्चों,
ठीक है, तो अब इसका नाम क्या रखेंगे हम, दो दो फॉस्फेट वाले को, इसका हम नाम रखेंगे फ्रक्टोज। ओके अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो दूसरा वाला फॉस्फेट है भाई, पहला वाला फॉस्फेट तो तुमने 6 नंबर के कार्बन पर जोड़ दिया था, दूसरा वाला किस नंबर के कार्बन पे जोड़ूं, किस नंबर के कार्बन पे जोड़ूं, फर्स्ट नंबर के पे जोड़ते हैं। ओके दूसरा वाला, क्योंकि चेन वहीं पर है। ठीक है, तो फ्रक्टोज 1 एक तो पहले नंबर के पे, और 6 22 मतलब 2 फॉस्फेट, 22 फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट को मैं शॉर्ट में पी लिख देती हूँ, 22 फॉस्फेट। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है फ्रक्टोज 1,6,22 फॉस्फेट का क्या मतलब है कि फ्रक्टोज के पहले नंबर के कार्बन पर और 6 नंबर के कार्बन पर फ्रक्टोज के पहले नंबर के कार्बन पर और 6 नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। 22 का मतलब है दो हो गए ना, एक पहले और 6 नंबर के कार्बन पर। ओके, यहाँ तक रिएक्शन समझ में आ गई। ओके अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैडम ने अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो बोला था कि हम एटीपी बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, बट यहाँ तो मैम एटीपी लगा रही हैं, बनना तो कुछ नहीं है, एटीपी बन तो रही नहीं है और हमारी यूज़ और हो रही है एटीपी। ओके तो बच्चों, अगर आपको कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई शोरूम खोलना है, शोरूम तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, आपको एक छोटी सी शॉप खोलनी है, फॉर एग्जाम्पल कपड़ों की शॉप खोलनी है आपको, तो आपको शॉप लेनी पड़ेगी, पहले उसमें फर्नीचर लगाना पड़ेगा, लाइटिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, बाज़ार से कपड़े लाने पड़ेंगे पहले अपने पैसे खर्च करके, उसके बाद ही तो कमाई होगी। कमाई भले ही जितना लगाए उससे ज़्यादा हो, लेकिन स्टार्टिंग में तो लगाना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल ऐसा ही अपनी सेल के अंदर होता है, पहले पैसा लगाना पड़ता है फिर पैसा बनता है। ओके, पैसे से पैसा बनता है। तो अभी हम यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं अपना, अभी आगे हम पैसा बनाएंगे और बहुत सारा पैसा बनाएंगे। ओके, तो एक बार और हम इसे समझ लेते हैं, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6,22 फॉस्फेट। राइट, अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो फ्रक्टोज 1,6,22 फॉस्फेट है ना, फ्रक्टोज 1,6,22 फॉस्फेट। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये भी 6 कार्बन शुगर थी ना ग्लूकोज, तो अभी तक आपने कहीं पे भी कार्बन तो नहीं निकाला ना, तो ये सारे के सारे 6 कार्बन है, 6 कार्बन। ओके, क्योंकि अभी हमने कहीं पर भी कार्बन नहीं निकाला है, सिर्फ फॉस्फेट ही इधर से उधर चेंज किया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो फ्रक्टोज 1,6,22 फॉस्फेट है, ये जो दो दो हाथों में अपने थालियों में रोटी लेके बैठा है, ठीक है, इसको बीच में से तोड़ दो। ठीक है, दो दो हाथों में लेके बैठा है तो कोई ना कोई तो झपटेगा ना, एक थाली कोई और झपट लेगा, एक थाली इसकी कोई और झपट लेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बीच में से तोड़ो। ठीक है, और एक हिस्सा इसका किसी और को दे दो और एक हिस्सा इसका किसी और को दे दो। समझ में आ गया? यानी कि ये जो फ्रक्टोज 1,6,22 फॉस्फेट है, ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। ओके, तो किस किस में टूटेगा बच्चों, ये किस किस में टूटेगा, ये फटाफट से बनाते हैं हम। इसमें पहला तो है इसमें ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और दूसरा ये टूटेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो यानी कि ये जो फ्रक्टोज 1,6,22 फॉस्फेट है, ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। राइट, अब मैंने बोला कि इसकी एक थाली कोई और ले जाएगा, एक थाली कोई और ले जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो 2 फॉस्फेट थे पहले और 6 नंबर पे, वो भी दोनों बट गए, एक इसको बट गया, एक इसको बट गया। राइट, तो एक फॉस्फेट इसके पास बचा और एक फॉस्फेट इसके पास बचा, पहली बात। दूसरी बात, ये 6 कार्बन वाली शुगर थी, 6 कार्बन थे, तो 3-3 बांट दें इसमें। राइट, 3 कार्बन यहाँ हो गए बच्चों और 3 कार्बन इसके पास हो गए। ओके, अच्छा एक चीज़ और कि ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कि ये एक दूसरे में चेंज भी हो सकती हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन सकता है और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन सकता है। राइट, चलिए अब आगे की प्रोसेस करते हैं।
ठीक है। देखिए आगे की प्रोसेस हम इसकी लेंगे, इसकी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर बना लेती हूँ। अब इसकी क्यों लेंगे बच्चों, देखिए क्या होता है कि जो इसका होगा, जो ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का होगा वही सेम इसका होगा। तो मैं दोनों को अलग अलग दिखाऊं इससे तो अच्छा है मैं एक दिखा दूं, आप समझ ही जाओगे कि मैडम वही दूसरे का होना है, ठीक है। तो हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ बना देती हूँ मैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, कितनी कार्बन वाली शुगर है ये, 3 कार्बन वाली शुगर है, राइट। चलो बच्चों, चलिए ये 3 कार्बन वाली हमारी शुगर हो गई, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से समझना है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाली है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, इसलिए मैं थोड़ा सा एरो इसका बड़ा कर देती हूँ क्योंकि स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं नहीं बताऊंगी कि क्या बनेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट दूंगी, अब आप लोग बताओगे कि क्या बनेगा आगे, ठीक है। सिर्फ हम इसमें कुछ काम करते हैं। सबसे पहली बात तो हम इसमें एक NAD पॉजिटिव से NADH+H पॉजिटिव बना लेते हैं। पहली बात, ये बड़ी काम की चीज़ है बच्चों, बताएंगे अभी आपको, ठीक है। थोड़ा सा तो मैं बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन में, ठीक है, पर आगे और बताएंगे, बड़ी काम की चीज़ है ये जो बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। तो सबसे पहले तो NAD से NADH+H पॉजिटिव हम इसमें बना लेंगे, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात, हम इसमें एक फॉस्फेट ऐसे सिंपल जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर NAD से NADH+H पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। ये बताइए कि ये NAD तो ये है, ये 2 H एक्स्ट्रा आ गई ना यहाँ, राइट। देखिए NAD से NAD तो है ही है, ये 2 H कहाँ से आ गए, ये 2 H हैं, ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आए, कहीं से तो आए हैं बाहर से, मैंने तो दिखाया नहीं है कहीं बाहर से आए हैं। ये जो 2 H पॉजिटिव जो है ना, ये यहाँ से निकले हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ये 2 H पॉजिटिव निकले हैं, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन ये यहाँ से निकले हैं। तो बच्चों कोई भी एल्डिहाइड है, ठीक है, ये एल्डिहाइड ही तो है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड ही तो है। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ी होगी कि कभी भी किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो उससे एसिड बनता है। अगर नहीं पढ़ी तो नोट कर लो इस चीज़ को, क्योंकि आगे फोटोसिंथेसिस में भी ये चीज़ काम आने वाली है कि कभी भी किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है। तो अगर हम इस एल्डिहाइड में से ये हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो हम इसका ऑक्सीडेशन ही तो कर रहे हैं ना। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है, इतना तो पता है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी कंपाउंड से किसी से भी अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है। नहीं पता तो आप इस चीज़ को नोट कर लो, ठीक है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। और हम इस एल्डिहाइड में से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, NAD को दे रहे हैं, इसमें से निकाल के NAD को दे रहे हैं, जिससे कि NADH+H पॉजिटिव बन रहा है। तो हम इसका मतलब इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो हमेशा एसिड बनेगा, राइट। बहुत केमिस्ट्री चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार याद कर लो बच्चों बस, फिर उसके बाद तुम्हें ये दोबारा से कभी किसी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव सारे फाइट कर लोगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, एसिड बनेगा। तो सबसे पहली बात तो जो नेक्स्ट कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, एसिड होगा। ये चीज़ तो क्लियर है, राइट। चलिए अब यहाँ पर तीसरे नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप है। मैंने पहले ही बताया 3 फॉस्फेट का मतलब ये मत समझना 3 फॉस्फेट है। 3 फॉस्फेट का मतलब है कि तीसरे नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट। तो आपने एक फॉस्फेट और जोड़ दिया यहाँ IP, एक फॉस्फेट और दे दिया आपने इसको, तो 2 फॉस्फेट हो गए।
ठीक है, एक फॉस्फेट तो तीसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ा हुआ है, एक को किस पे जोड़ देंगे हम, पहले नंबर के कार्बन पर जोड़ देते हैं, राइट। तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट होंगे, एक पहले नंबर के कार्बन पर, एक तीसरे नंबर के कार्बन पर। अब सोचो कंपाउंड क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोचो 1 पहले नंबर के कार्बन का, 1 3 तीसरे नंबर के कार्बन का फॉस्फेट, 1 3 22 फॉस्फो 1 3 22 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 1 3 22 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखो बच्चों, एल्डिहाइड, दोबारा से एक बार मैं बता रही हूँ, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बनता है, एसिड बना दिया मैंने, ठीक है। तीसरे नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप है ही है, एक फॉस्फेट आपने इधर से और दे दिया तो एक पहले नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट हो गया, एक थर्ड नंबर के कार्बन पर फॉस्फेट हो गया, टोटल कितने हो गए आपके 2 फॉस्फेट। तो ये बन जाएगा 1 3 22 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, ओके। ये भी वही 3 कार्बन वाली शुगर होगी, ओके। अब एक और चीज़ देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में ये तो है कि ये पूरी रिएक्शन में ऑक्सीजन कहीं यूज़ नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था एरोबिक वाले भी इसको करते हैं, एनाएरोबिक वाले भी इसको करते हैं, कहीं भी ऑक्सीजन यूज़ नहीं होगी। फिर भी ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ठीक है, फिर भी ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। क्यों है, आप खुद देख रहे हो बच्चों कि इसमें से इसमें से प्रोटॉन्स यानी कि हाइड्रोजन निकल रहे हैं इसमें से, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है ना। सारी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, बार बार ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपको मैं एक चीज़ याद दिला दूं कि कभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब्स साइकिल, इवन रेस्पिरेशन की कोई भी स्टेप आ जाए, याद रखना ये चीज़, रेस्पिरेशन की कोई भी स्टेप आ जाए, ठीक है, और पूछे कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, हमेशा ऑक्सीडेशन क्लिक करना, ठीक है। रेस्पिरेशन पूरा ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, इसलिए कभी भी आता है किसी एग्जाम में तो हमेशा ऑक्सीडेशन करना टिक, क्योंकि रेस्पिरेशन पूरी, ओके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि 1 3 22 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बहुत इजी है, अब बहुत इजी चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। अब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना दिमाग था उतना लग गया, ठीक है। अब देखिए बड़ी इजी प्रोसेस है, अब फटाफट से आप भाई ATP बना लो, बहुत पैसा लग गया, ठीक है। अब हमारे बिजनेस में बहुत पैसा लग गया, अब ATP बना लो। तो अब ADP से ये हमने बना लिया ATP, राइट, ADP से ATP बना लिया। इसमें कितने हैं, 2 फॉस्फेट हैं, इसमें कितने हैं, 3 फॉस्फेट हैं। तो तीसरा ये पहले एक फॉस्फेट यहाँ पर एक्स्ट्रा कहाँ से आया, यहाँ से ले लो, ठीक है। ये जो फर्स्ट नंबर के कार्बन का फॉस्फेट है ना, ठीक है, इसको ले लो और ये फॉस्फेट ADP को दे दो, ठीक है। 2 तो है ही है इसके पास, एक ये फॉस्फेट हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे 3 फॉस्फेट, राइट। तो अब हमारी ATP बन गई यहाँ पर। तो ये क्या बचा, बच्चों ये वाला तो हट गया ना, पहले नंबर का फॉस्फेट हट गया ना, तो ये हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसको हम चेंज कर देते हैं कि इसके जो तीसरे नंबर का 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब तो समझ रहे हो ना, इसके जो इसमें जो फॉस्फेट है वो तीसरे नंबर के कार्बन पर है, तो वो जो तीसरे नंबर के कार्बन का फॉस्फेट है उसको फटाफट से उछाल के दूसरे नंबर के कार्बन पे कर दो, ठीक है। ये जो तीसरे नंबर के कार्बन का फॉस्फेट है इसको जरा सा उछाल के दूसरे नंबर के कार्बन को कर दो। फॉस्फेट है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है, बच्चा होता है, इधर से उधर उछलता ही रहता है, ठीक है। तो इस फॉस्फेट को हमने क्या कर दिया, दूसरे नंबर के कार्बन पर, तो 2 लगा दूं इधर, ओके, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, राइट, ओके। अब क्या होगा यहाँ पर, अब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो फटाफट से, पानी निकाल दो इसमें से, ठीक है। इधर से उधर उछलेगा तो पानी की जरूरत तो पड़ेगी ना, प्यास तो लगेगी ना उसको, ठीक है। तो इसमें से पानी निकाल दिया हमने, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, फॉस्फो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 फॉस्फो एनॉल पाइरुविक एसिड, ठीक है। अब फटाफट से एक और ATP बना लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा हमारा ADP से हमने बना लिया ATP,
ठीक है, दो दो फॉस्फेट तो है ही है, एक ये वाला फॉस्फेट ले लो दूसरे कार्बन वाला, ठीक है, तो एक ये और दो ये, 3 फॉस्फेट वाला बन जाएगा, तो यहाँ पर ATP बन गया हमारा 3 फॉस्फेट वाला, ठीक है। तो ये वाला फॉस्फेट भी गया यहाँ से, ठीक है, क्या बचा सिर्फ पायरुविक एसिड, क्या बचा यहाँ पर सिर्फ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, 3 कार्बन वाली शुगर। अब इस पायरुविक एसिड के पास तो कोई फॉस्फेट बचा ही नहीं है, ठीक है, तो रिएक्शन यहीं पे हम बंद कर देते हैं। अब इस पायरुविक एसिड के पास ओके, तो अब इस पायरुविक एसिड के पास कोई भी फॉस्फेट तो बचा नहीं है, ठीक है, तो हम रिएक्शन को यहीं पर बंद कर देते हैं। अब बच्चों, आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई पूरी? आपने देखा यहाँ पर हमने किस तरह से काम किया, लेकिन अभी सुनो सुनो सुनो, पिक्चर अभी बाकी है, अभी खत्म नहीं हुई। अब फटाफट से समझ लो तुम एक चीज़। पहले तुमने यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ये सब किया है, ठीक है, यही सब कुछ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का होना है, ठीक है। तो मैं इसका अलग से नहीं कर रही भाई, इसका तो मैंने करके दिखा दिया, इसका मैं अलग से नहीं कर रही, ठीक है। तो मैं ऐसा करती हूँ, जब यही सब कुछ इसका होना है तो ये कितने बनने हैं? 2 बनने हैं, ये भी 2 बनेंगे, ये भी 2 बनेंगे, ये भी 2 बनेंगे, ठीक है, ये भी 2 बनेंगे और ये भी 2 बनेंगे। समझ में आ रहा है ना 2 क्यों बन रहे हैं भाई? एक पूरी ऐसी रिएक्शन तो इससे हो रही है और एक पूरी ऐसी रिएक्शन इससे हो रही है, ठीक है। तो यानी कि ये जो जो है, ठीक है, ये 2 2 2 2 2 बन रहे हैं। तो यानी कि आपका जो एक ग्लूकोज था 6 कार्बन वाला, उससे पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 कार्बन वाले। पहली बात तो ये याद रखो। दूसरी बात, अब देखते हैं हम इसमें ATP का क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ATP कहाँ कहाँ पहले बन रही है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। कहीं स्पेस कैसे काउंट करेंगे, स्पेस तो है नहीं है यहाँ पर। चलिए ये मैं बीच का थोड़ा सा हटा दूँ, यहाँ पर यहीं पर हम अपना ATP काउंट कर लेंगे। राइट, तो चलिए यूज देखते हैं पहले, यूज कहाँ कहाँ हुई है ATP। ओके, देखो बच्चों, सबसे पहले एक ATP यहाँ यूज हुई है। वेट, क्या हो गया इसमें? राइट, चलिए तो बच्चों एक ATP यहाँ यूज हुई है, ये भी नहीं चल रहा है। चलिए एक ATP देखो यहाँ यूज हुई है, राइट, एक ATP यहाँ यूज हुई है, 2 ATP यूज हुई हैं, 2 ATP। देख लो फटाफट और कहीं ATP यूज हुई हो तो, मुझे तो 2 ही दिखाई दे रही हैं, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कि ATP बन कहाँ कहाँ कितनी रही हैं। तो देखो बच्चों, एक ATP तो यहाँ बन रही है, राइट, एक ATP यहाँ बन रही है, 2 ATP बन रही है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मैंने तो एक रिएक्शन बनाई है ना केवल इसके वाली, मैंने बोला था ना इससे भी सेम ऐसी ही रिएक्शन होगी। तो यानी कि ये जो 2 बन रही हैं ये एक्चुअली में 4 होंगी ना, राइट। तो यहाँ पर जो बन रही हैं यानी कि ATP फॉर्म्ड, वो कितनी हो गई? 4 ATP, राइट। 2 यूज हो रही हैं, 4 बन रही हैं, ठीक है। 2 तो ये है ही है, ठीक है, और सेम ऐसी रिएक्शन ये भी करवा रहा है, तो 4 ATP हो गई। अब नेट निकाल लें पहले इसमें से हम कि नेट गेन कितना हो गया, ठीक है। तो ये कितना हुआ यहाँ पर? 4 बन रही हैं, 2 यूज हो रही हैं, तो नेट गेन हो गया 2 ATP का, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। देखो ये जो है ये 3 ATP देगा, 3 ATP। बट समझो इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी चीज़ बता रही हूँ मैं, बहुत ज़रूरी, ध्यान से सुनो। ये जो 3 ATP है ना, ये जब देगा जब कंडीशन एरोबिक होगी और ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ETS करेगा। समझ में आ रहा है? ये 3 ATP यहाँ नहीं देगा, यहाँ नहीं देगा, एरोबिक कंडीशन होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेगा, तो ये 3 ATP देगा। अदरवाइज ये निठल्ला बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर यहाँ पर ETS होती है तो ये 3 ATP देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और ETS जभी होती है जब ऑक्सीजन होती है, ETS जभी होगी जब ऑक्सीजन होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये जो है NaDH+H पॉजिटिव, ये 3 ATP देगा। कहाँ देगा? ETS में जाके देगा।
माइटोकॉन्ड्रिया में जाके देगा, वहाँ ETS होगी तो देगा, और ETS केवल और केवल ऑक्सीजन में होती है, ठीक है, यहाँ नहीं देगा ये। बट इसको हम यहाँ पर इसमें काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर दो कैटेगरी बना देते हैं कि अगर एरोबिक कंडीशन होगी, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन होगी, तो ये 3 ATP देगा, ठीक है, एक NADH प्लस H पॉजिटिव गिव्स 3 ATP, ठीक है, एक। लेकिन यहाँ बने कितने हैं, यहाँ बने कितने हैं, मैंने बोला था ना आपको कि इसने ये एक रिएक्शन जैसी हो रही है, ऐसी सेम एक और रिएक्शन ये भी करा रहा है, तो यानी कि ये कितने होंगे, ये भी तो 2 बन गए ना। जिस तरह से हमने इनको 2-2 काउंट किया था, ऐसे ये भी 2 बने, ठीक है। तो यहाँ पर एक NADH प्लस H पॉजिटिव 3 ATP दे रहा है, तो दूसरा वाला जो होगा वो भी तो 3 देगा, ठीक है। तो ये 2 NADH प्लस H पॉजिटिव गिव्स 6 ATP, क्योंकि ये रिएक्शन जो हो रही है ना, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की मैंने शो की है, सेम ऐसी रिएक्शन एक और हो रही है इससे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर काउंट कर ली कितनी, 3 ATP इसकी और 3 ATP वो जो दूसरा वाला कर रहा है उसकी, तो यहाँ पर हो गई टोटल 6 ATP, ठीक है। बट ये 6 ATP जब है जब ETS हो रही है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि बात कर लेते हैं 2 कैटेगरी में, एरोबिक और एनाएरोबिक। अगर कंडीशन में अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म इस ग्लाइकोलाइसिस को कर रहा है जो कि एनाएरोबिक कंडीशन में कर रहा है, या जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ तो केवल ग्लाइकोलाइसिस ही होगी, ये ETS में जा ही नहीं पाएगा और ATP दे ही नहीं पाएगा, तो केवल और केवल ये वाली ATP यहाँ काउंट करेंगे हम, 2 ATP। तो कभी आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इन एनाएरोबिक कंडीशन यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लाइकोलाइसिस से नेट गेन ऑफ ATP कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि नेट गेन ऑफ ATP एनाएरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस से कितना होता है। तो याद रखना कि 2 ATP, केवल और केवल 2 ATP बस, अगर एनाएरोबिक कंडीशन है बिना ऑक्सीजन वाली, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस से नेट गेन ऑफ ATP कितना होता है, तो बच्चों ये जो 2 ATP हैं और ये जो 6 ATP हैं, इनको प्लस करके लिख दो 8 ATP। 6 और 2 कितने हुए, 8 ATP। समझ में आ गया। तो अगर हम बात करें एनाएरोबिक कंडीशन बिना ऑक्सीजन वाली कंडीशन तो 2 ATP, और अगर हम बात करें एरोबिक कंडीशन ऑक्सीजन वाली कंडीशन तो 8 यानी कि 8 ATP। समझ में आ गया। ग्लाइकोलाइसिस से कितनी ATP बन रही है, बिना ऑक्सीजन वाले को 2 ATP बन रही है और ऑक्सीजन वाले को 8 ATP का फायदा हो रहा है, ठीक है। और रीज़न आपको मैंने बता दिया कि क्योंकि ये 3 ATP जब ही देगा जब ये ATS में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और वो बिना ऑक्सीजन के होती नहीं है, राइट। और नहीं तो ये निठल्ला बैठा रहेगा, कुछ नहीं देगा, राइट। तो ये हमने ग्लाइकोलाइसिस पूरी करा दी, ठीक है। फटाफट से एक बार देख लीजिए, फटाफट से क्विक रिवीजन एक बार करा रही हूँ। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज से बनेगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से हमने ले लिया। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर एक फॉस्फेट दे दो इसे, ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6-बाइस फॉस्फेट, ओके। अब इसके बाद ये 2 में टूट जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। इसका मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, इसका आप अपने आप बना लेना, सेम रिएक्शन दोबारा होती है, ठीक है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसका हमने क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया, तो एसिड बन जाएगा, ठीक है। और एक फॉस्फेट जोड़ दिया तो कितने हो जाएंगे, 1,3-बाइस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बाद हमने क्या बनाया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एक ATP बना दिया यहाँ पर, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके बाद वाटर निकाल दो तो ये बन जाएगा 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। उसके बाद फिर ATP बना लो, सब कुछ खत्म, अब फॉस्फेट ग्रुप पूरा खत्म हो गया, ठीक है। और ये बना हमारा केवल और केवल पायरुविक एसिड, ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना लिया। सो बच्चों दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्रेब्स साइकिल, ओके। टेक द स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच।